हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोगाइनस फ्लावर की स्टडी की, ठीक है। अब हाइपोगाइनस की रेस्पेक्ट में अदर फ्लावर भी हैं, जैसे एपिगाइनस फ्लावर और दूसरा है पेरिगाइनस फ्लावर, है ना। और इनसे हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे पेरिगाइनस पर क्वेश्चन इस साल भी आया है, लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वो सेगमेंट है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। The next heading is epigynous flower. Epigynous flower. एपी का मतलब होता है अपर एंड गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम। ठीक, तो गाइनोसियम के ऊपर से अगर पुष्प के अंग व्यवस्थित हैं, ठीक है, तो आगे क्या, इन पुष्पों में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते तथा अंडाशय भित्ति से जुड़ जाते हैं। ठीक है, पुष्प के विभिन्न अंग जायांग या अंडाशय सही शब्द होगा, अंडाशय ओवरी की, या आप समझ लें कि जायांग की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। अधिचायांगी या एपिगाइनस पुष्प कहलाते हैं। तब एपिगाइनस अधिचायांगी पुष्प कहलाते हैं। इनमें ओवरी अधोवर्ती इंफीरियर होती है। अधोवर्ती होती, क्लियर, इंफीरियर। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल
क्या है और इसका डायग्राम क्या है। इसमें जो ये ओवरी है वो कुछ इस तरीके से है। ये ओवरी कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, ठीक है, क्योंकि किनारा है पुष्पासन का और ये इससे चिपक जाता है। यहाँ पर है इसके स्टेमन, क्लियर, ऐसे, और ये है इसमें कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। तो ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर। पुष्प के अंग कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ, है ना। आप देखें कि अंडाशय की लोकेशन ये है और पुष्प के अंगों की लोकेशन ये है। तो ये चीज इसमें इस तरीके से एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम बना रखा है। तो ये है एपिगाइनस फ्लावर की कहानी, ठीक है, एपिगाइनस फ्लावर। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो इसके लिए एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दे रखे वो है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इस ये किसका मेंबर हो गया, कंपोजिटी। किसका मेंबर है, कंपोजिटी का, क्लियर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर गेंदा में भी हो जाएगा ना। और दूसरा है खीरा, कुकुम्बर, कुकुम्बर, इसे तो अपन कहते हैं खीरा। और एक होता है ल्यूफो, ल्यूफो, ल्यूफो का मतलब होता है तोरई, ठीक, ऐसे। और ये किसका सदस्य है, कुकुर बिटेसी, क्लियर, ऐसे। तो अल्टीमेटली बात ये है, ऐसे एग्जाम्पल है ये डायग्राम, क्लियर। अर्धपुष्पक में डायग्राम अपन देख चुके थे मुंडक पुष्पक्रम में, तो वहां से अपन को वो डायग्राम मिल जाएगा, क्लियर। अब हम वैसे चलो एक बार और बना देते हैं अर्धपुष्पक का डायग्राम। अर्धपुष्पक आपने देखा है वो कुछ ऐसे थे, like this, clear। यहाँ पाए जाते हैं पेपस, ये, और ये है इसका सीड या फ्रूट। तो ये बना है किससे, अंडाशय से, और ये फ्लोरल पार्ट्स कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये तो हो गया पेपस, क्लियर। दे आर कोरोला, है ना। ये कौन है, रे फ्लोरेट का डायग्राम कंपोजिटी में, क्लियर। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं उसमें जो इस साल नीट का क्वेश्चन बना है, और वो क्या है, वो है पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। Next heading is perigynous flower.
पेरिगाइनस, परिजायांगी, परिजायांगी फ्लावर, पुष्प। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, पेरी का मतलब कायदे से होता है पैरेलल, पैरेलल, और जायांग मतलब गायनस, गायनोशियम। तो वास्तविकता ये होती है कि पुष्प के अंग, एनसीईआरटी ने भी कह रखा है कि इसकी जो अंडाशय है वो पुष्पासन के मध्य में स्थित है, तथा पुष्प के विभिन्न अंग उसके रिम भाग, जैसे अपन साइकिल की रिम देखते हैं, है ना, तो रिम शब्द यूज किया है इंग्लिश के एनसीईआरटी ने। रिम यानी कि परिधीय भाग पर स्थित होते हैं, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, लगभग एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो इसका डायग्राम हम अगर देखें तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, ये। अब यहाँ ये गायनोशियम जो है वो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ सेंटर में प्रेजेंस है, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक, अब क्या हो रहा है, ऐसे, ऐसे, है ना। ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ये सब के सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा पेरिगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर। ठीक है जी, पेरिगाइनस फ्लावर। उदाहरण क्या हो जाएंगे, उदाहरण के नाम पर याद रखना, प्लम। प्लम का मतलब यही आ रहा है बार बार। एक होता है, इसे कहते हैं आलू बुखारा, बुखारा। ये बुखारा। एक होता है पीच, पीच का मतलब होता है आड़ू। ठीक, और एक होता है रोज, मीन्स गुलाब। तो आपको ये आड़ू, गुलाब तो जानते ही हो, प्लम, आलू बुखारा। तो कह सकते हैं जब पुष्पासन के मध्य अंडाशय स्थित होता है तथा इसके विभिन्न अंग, विभिन्न अंग, इसके विभिन्न अंग, ठीक है, परिधीय भाग में या पुष्पासन की परिधीय भाग, परिधीय मतलब रिम भाग में लगभग समान सतह पर होते हैं, समान सतह पर होते हैं।
ठीक, तो ये कहलाएगा पेरिगैनस, ये है एपिगैनस। एपिगैनस में जैसे आपने इनको देखा, एक तो वो देख लिया, एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे कभी तोरई वगैरह को आप लगे हुए देखना, इस तरीके से, ऐसे, तो ये है तोरू का फ्रूट। क्लियर? ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। क्लियर? अब हम चलेंगे स्टेमेन एंड्रोशियम में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, पुंकेसर। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? कह सकते हैं पुष्प का नर प्रजनन अंग, और ये तीसरे चक्र के रूप में पाया जाता है अंग। इसकी इकाई क्या है? स्टेमेन होती है। ठीक है, अब स्टेमेन कैसे होते हैं? एक स्टेमेन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे नजर आते हैं। ठीक, अब ये यहाँ एक खास टिश्यू होता है जिसे कनेक्टिव कहते हैं। तो दिस इज एंथर लोब। ठीक, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज फिलामेंट, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। ठीक, ऐसे। तो क्या डाइथिकस स्टेमेन में 4 लघु बीजाणुधानी जो अधिकांश पौधों में होते हैं। पौधों में होती हैं। ठीक, मोनोथिकस स्टेमेन मालवेसी गुड़हल में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। क्लियर? यस। इसमें एक ही लोब, सिंगल लोब होता है। अब इसमें कुछ एक खास शब्द है, क्या है? स्टेमिनॉइड। स्टेमिनॉइड, वंध्य पुंकेसर। क्या बोलोगे? वंध्य पुंकेसर, है ना। मतलब ये वो पुंकेसर हैं जिनमें निषेचन योग्य परागकण निर्मित नहीं होते और इन्हें हम स्टेमिनॉइड के नाम से जानते हैं। स्टेमिनॉइड आपको देखने को मिलेंगे साल्विया में, साल्विया में प्रेजेंस है। क्लियर? और उसके बाद में आप देखोगे कि उसमें सिसिलपनॉइडी, अमलतास का जो कुल होता है ना, उसमें खास तौर से स्टेमिनॉइड पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं वह है पुंकेसर जिनमें निषेचन योग्य परागकण निर्मित नहीं होते। निर्मित नहीं होते, है ना। वंध्य पुंकेसर कहलाते हैं। होते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे? उदाहरण है साल्विया में दो पुंकेसर, बंद है। अमलतास मीन्स केशिया, इसमें भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये स्टेमिनॉइड की कहानी समाप्त हो जाती है। अब हमें यहाँ पर स्टेमेन में अडेशन, ससंजन एंड आसंजन ठीक है, आसंजन। पुंकेसर में आसंजन, पुंकेसर में आसंजन, है ना। अडेशन इन स्टेमेंस। ठीक। अब यहां पर एक शब्द आता है एडेल्फी। नो, सॉरी। संजन का मतलब होता है कि स्टेमेन, पुष्प के अन्य जो भाग हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, उनके साथ किस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं, तो कह सकते हैं पुंकेसर का पुष्प के अन्य अंगों के साथ व्यवस्था ओके, अन्य के साथ व्यवस्था। अब ये है, एक शब्द है दल लग्न, है ना। दल लग्न मीन्स एपिपेटलस
एपिपेटलस, है ना, एपिपेटलस, दल लग्न। जब पुंकेसर की व्यवस्था पुष्प के दलपुंज पेटल के साथ होती है, ठीक है। उदाहरण के नाम पर आपको याद रखना होगा, धतूरा मीन्स सोलेनेसी कुल के जितने भी सदस्य होंगे उनमें सब में ये चीज पाई जाएगी। इसे हम लिखते समय कुछ ऐसे लिखते हैं, याद रखना। यहाँ एक एरो लगाया जाता है, समझ गए? तो इसको दलग्न का साइन इस तरीके का एरो देते हैं। एंड्रोशियम की अरेंजमेंट कोरोलापा। एक्चुअली ये चीज उसमें भी पाई जाती है, किसमें? कनेर। ये किसकी सदस्य है? एपोसाइनेसी। फैमिली याद नहीं रहे तो कम से कम कनेर याद रखना, है ना। अब है वो क्या, नेक्स्ट है परिदल लग्न, एपिपेटलस। क्या? एपिटेपेलस या फिर एपिफाइलस। ठीक, एपिटेपेलस या एपिफाइलस कह सकते हैं। जब पुंकेसर की व्यवस्था जब पुंकेसर की व्यवस्था परिदल पर होती है, ठीक। ये उदाहरण, लिली मीन्स लिलिएसी। क्लियर? इसका डायग्राम कैसे देखते हो आप? P3+3 ये पेरियंथ है, A 3+3 यस। तो इसको अपन ने वहां पर इस तरीके से स्टडी किया है। क्लियर? ऐसे। अब एक मैं थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, वो है क्या, गायनेंड्रोमॉर्फ, गायनोस्टीजियम, और ये पाया जाता है आँख के अंदर, कैलोट्रोपिस। गायनोस्टीजियम, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है, गायनोस्टीजियम। क्लियर? अब गायनोस्टीजियम क्या है, डायग्राम से समझ लें। ये है ना, ये है स्टिग्मा और ये है इसकी वो ओवरी, ऐसे।
और इनकी लोकेशन है ऐसे, और ये है कुछ ऐसे, ठीक। और इनकी स्थिति है ऐसे, ऐसे। तो ये है पॉलिनियम। क्या है ये? पॉलिनियम, ठीक। और ये है स्टिग्मा, और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गाइनोस्टीजियम। क्या? दिस इज कॉल्ड गाइनोस्टीजियम। इसमें दोनों पार्ट, स्टीजियम है किसमें? केराट्रोपस। आर्क मीन्स कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। बस इतना बहुत है। पॉलिनियम का डायग्राम बनाना चाहो तो ये काम आ जाएगा आपका। पॉलिनियम कुछ इस तरीके के होते हैं, इनको आपको हर कोई गेमिंग में पढ़ने को भी मिलता है, ठीक। ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं, पॉलिनियम होता है, इसमें पोलन ग्रेन भरे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी हो जाएगा पॉलिनियम का। क्लियर? अब हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में चले। ये तो हो गया एडेशन। अब हम चलते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन्स, ठीक है। कोहेशन ऑफ स्टेमन्स, ससंजन, पुंकेसर का ससंजन। क्लियर? नेक्स्ट, कोहेशन ऑफ स्टेमन। कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। क्लियर? पुंकेसर का आसंजन, आसंजन, ठीक है। तो इसका मतलब होगा एडेल्फी, एक शब्द आता है एडेल्फी। तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ये 3 शब्द एनसीईआरटी ने यूज किए, ठीक है। तो एडेल्फी क्या होती है? एडेल्फी मतलब संघी, जब पुंकेसर समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं, समूह के रूप में होते हैं। क्लियर? अब इसे संघी कहते हैं। अब ये 3 तरीके की मानी गई। एक है मोनो एडेल्फी। क्या है? मोनो एडेल्फस या मोनो एडेल्फी, एकल संघी, एकल संघी व्यवस्था, अरेंजमेंट, है ना। ये कहाँ पाया जाएगा? अपन सिर्फ डायग्राम से समझेंगे इसको, है ना। ये चीज है ऐसे, ऐसे। ये गुड़हल का फूल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहां से इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। अब यहां है इसके
5 स्टिग्मा। ये 12th की एनसीईआरटी में एम्ब्रियोलॉजी वाले हिस्से में दिया भी है। क्लियर। अब यहाँ पर इसमें स्टेमन की व्यवस्था होती है इस ट्यूब पर, इसे कहते हैं मोनोएडल्फी, है ना। तो ये कौन है? स्टेमेंस, ठीक। और ये कौन है? स्टिग्मा, स्टिग्मा, है ना। और ये है एक नलिका नुमा संरचना, नलिका नुमा वर्तिका, वर्तिका मतलब ये कायदे से देखी जाए तो स्टाइल, क्योंकि स्टिग्मा आगे। तो उदाहरण के नाम पर कौन हो गया ये? चाइना रोज, चाइना रोज। फैमिली हो गई मालवेसी, नॉट ओनली चाइना, है ना, चाइना रोज। इसमें भिंडी भी आ जाएगी, इसमें कपास भी आ जाएगा, ऐसे याद रखना है। अब आते हैं डाइएडल्फस में। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाबेसी का कैरेक्टर है। डाइएडल्फस द्विसंघी, क्या? द्विसंघीय स्टेमन। अब इसमें 2 समूह में व्यवस्थित होंगे। जब पुष्प के स्टेमन, पुष्प के स्टेमेंस 2 समूहों में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। क्लियर। उदाहरण मटर, ब्रैकेट में फाबेसी। क्लियर। ऐसे। अब ये 2 ग्रुप बने कैसे? ऐसे याद रख सकते हो। एक स्टेमन तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ऐसे। और ये इसका कैलिक्स पार्ट हो गया। क्लियर। ऐसे। तो इसमें हम लिखते हैं फाबेसी में, मटर में, तो स्टेमन 9 एक साइड में +1 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये कहलाती है डाइएडल्फस अवस्था। इससे अपन एनसीईआरटी में फाबेसी में देख सकते हैं। क्लियर। और एक होता है पॉलीएडल्फस, बहुसंघी व्यवस्था। क्या? पॉलीएडल्फस, एडल्फस, बहुसंघीय व्यवस्था, बहुसंघीय स्टेमेंस, ठीक। अब इसका उदाहरण क्या होगा? अनेकों समूह में होंगे, डायग्राम से समझ सकते हैं। उदाहरण के नाम पर याद रखना, क्या? नींबू, सिट्रस, ठीक। अब ये देखें ऐसे, क्लियर। इसमें आप देख रहे हो 3 समूहों में स्टेमेंस की व्यवस्था है। तो ये कहलाएगी, और भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये कहलाती है पॉलीएडल्फस। नींबू में ये पाई जाती है। क्लियर। ये चीज
अब इसके बाद में एक कंडीशन होती है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो सनफ्लावर सूरजमुखी में पाई जाती कंपोजिटी का यूनिक कैरेक्टर, वो है सिंजिनेसियस। क्या? सिंजिनेसियस, सिंजिनेसियस, सिंजिनेसियस। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी? एंथर लोब जुड़े हुए पुंकेसर पाले जुड़े हुए, जबकि पुंकेस जबकि पुतंतु फिलामेंट स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? उदाहरण का मतलब क्या हुआ? सिंजिनेसिस, सूरजमुखी, सूरजमुखी, सनफ्लावर, है ना। इसका डायग्राम कैसे बनाते हो? तो डायग्राम, एक स्टेमन, दो स्टेमन, तीन स्टेमन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक। एंथैलोफ्यूज्ड संयुक्त पुंकेसर पाली स्वतंत्र फिलामेंट या पुतंतु, और ये सिंजिनेसियस अवस्था कहलाती है। एक अवस्था होती है सिनएंड्रस, इसे बस याद रखना। इसमें पूरा का पूरा स्टेमेन सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं कंप्लीटली, और ये कुकुरबिटेसी का यूनिक कैरेक्टर है। तो सिनएंड्रस, एंड्रस, स्टेमन, ठीक, सिनएंड्रस स्टेमेंस, इनमें संपूर्ण पुंकेसर जुड़े रहते हैं। ठीक, उदाहरण के नाम पर क्या? खीरा लिख लो, कुकुम्बर, ठीक, और फैमिली कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक। तो ये सिनएंड्रस अवस्था, ये स्टडी है। अब यहाँ दो शब्द हैं एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन में, आप ध्यान से देखना, वहाँ लिखा है सरसों तथा सालविया में जो स्टेमन के जो लेंथ है वो अलग अलग होते हैं। तो इसके बेसिस पर दो शब्द आते हैं, एक टेट्राडिडाइनेमस और एक होता है डाइडिडाइनेमस, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? पहले तो वो लाइन एनसीईआरटी वाली हेजिटेट लिखते हैं। सरसों तथा सालविया
में स्टेमेंस की लंबाई लेंथ अलग अलग होती है। क्लियर? तो इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा? चतुर्दीर्घी, पहला शब्द है चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी टेट्रा डिडाइनेमस। ठीक, टेट्रा डिडाइनेमस स्टेमेंस। स्टेमेंस कहाँ पाए जाएंगे? उदाहरण है सरसों, ये सरसों में मिलेंगे। ये कैरेक्टर खास है ब्रेसिकेसी, पूरी ब्रेसिकेसी में ये चीज आपको मिल जाएगी, है ना। सरसों है, मूली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सलजम है, इसमें मिलती है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये है स्टेमेंस। ठीक, अब इसमें जो अंदर वाले हैं वो तो हैं बहुत बड़े, टेट्रा 4 को लंबा होना है और 2 को छोटा होना है, ऐसे। तो ये तो है लॉन्ग स्टेमेन, लॉन्ग स्टेमेन एंड दिस इज शॉर्ट स्टेमेन, शॉर्ट स्टेमेन। ठीक है, इसे कहते हैं चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनेमस। सरसों या ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। चूंकि एनसीईआरटी ने इसका मेंशन किया है, आपके लिए खास हो जाता है। द्विदीर्घी, द्विदीर्घी डाइडिडाइनेमस, डाइडिडाइनेमस है ना, स्टेमेंस। अब क्या, अब इसका उदाहरण क्या है? साल्विया, साल्विया। ठीक, साल्विया। ओके, अब साल्विया की कहानी क्या है? साल्विया में डायग्राम से ही समझ लो, इसमें अंदर के बड़े थे, इसमें बाहर के बड़े। ठीक, और ये स्टेमिनॉइड कहलाता है। ये क्या है? 2 छोटे वंध्य पुंकेसर, लंबे और निषेचन युग फर्टाइल पुंकेसर। क्लियर? ऐसे ये, तो ये हो गया आपका साल्विया। इज दैट क्लियर? तो ये है पूरी स्टेमेंस की कहानी, पूरी टोटली आपने स्टडी कर ली। अब हम आपको ले चलते हैं गाइनोसियम वाले सेल। नेक्स्ट हेडिंग इज गाइनोसियम। जायांक, गाइनोसियम मीन्स जायांक। क्लियर? ऐसे जायांक पढ़ते हैं। गाइनोसियम की स्टडी करेंगे ना। गाइनोसियम क्या है? यह
मादा मादा प्रजनन प्रजनन अंग होता है। ठीक, मादा प्रजनन अंग होता है और ये जो है 3 पार्ट्स में बटा होता है। क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो 3 भागों इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई कार्पल होती है ना? यह 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, बटा होता है, होता है। क्या क्या? नंबर 1 स्टिग्मा, डायग्राम देखें, ऑब्वियसली ऐसे। ठीक, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये कहलाता है वर्तिका, और ये कहलाता है अंडाशय, मीन्स ओवेरी। ठीक, ऐसे। सबसे पहला हिस्सा क्या हो गया? स्टिग्मा। यह परागकणों, परागकणों के लिए ग्राही अंग, अंग की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा जो परागकणों की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनरल्स हैं, वो ग्लूकोज है या वाटर की सप्लाई है, वो सब इन्हीं के द्वारा दी जाती है। ये एम्ब्रियोलॉजी में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। इनके द्वारा मिनरल्स, वाटर, है ना, पोषण, न्यूट्रिशन, परागकणों को दिया जाता है, को प्रदान करते हैं। ठीक है, आप इसका जैसे फेदरी स्टिग्मा है, टच सेल की बात करी गई है, तो ये सब चीजें एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। फेदरी स्टिग्मा कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं घास में। पंख युक्त वर्तिकाग्र घास आदि में होते हैं उपस्थित। ठीक, अच्छा,
बाकी वर्तिका है ये स्टाइल, दूसरा है स्टाइल, वर्तिका, नलिका नुमा संरचना, संरचना जो पराग नलिका, पराग नलिका को क्या देती है? पराग नलिका को पोषण देती है और पराग नलिका को मार्ग देती है, जिससे कि ये जो परागकण यहाँ आता है, यहाँ से पराग नलिका बनती है और उसे अल्टीमेटली जाना होता है इस ओव्यूल के पास, है ना। तो वर्तिका इस हिस्से में इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जो पराग नलिका को मार्ग एवं पोषण प्रदान कराता है ना। नेक्स्ट है ओवेरी, अंडाशय, अंडाशय निचला फूला हुआ भाग, ठीक है। अंडाशय भित्ति किसमें बदलती है? भित्ति, फल भित्ति में बदल जाती है, भित्ति फल भित्ति में बदलती है। तथा बीजांड बीज में बदलते हैं, बीज में बदलते हैं। क्लियर? वैसे तो इन तीनों के कार्य अब हम देखते हैं। इसमें कुछ शब्दावली, एक है सिनकार्पस ओवरी और एक है एपोकार्पस ओवरी। युक्तांडपी, सिनकार्पस ओवरी, युक्तांडपी, है ना, सिनकार्पस, सिनकार्पस ओवरी। मतलब ये आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है, और इनसे कंबाइंड फल बनता है, ठीक है। जब एक से अधिक अंडाशय आपस में जुड़कर एक संयुक्त फल बनाते हैं, ठीक। जैसे टमाटर, धतूरा, गुड़हल, लिली, सरसों आदि। अब समझ लो, चार जो फैमिली की बार बार बात की जाती है उसमें सिर्फ फावेसी को छोड़ दो, बाकी सब में ये
युक्तांडपी अंडाशय होगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, सोलेनेसी में ये चीज होगी, आपकी ब्रेसिकेसी में ये चीज होगी, ब्रेसिकेसी, और फिर किसमें, लिलिएसी। तो इन सब में ये चीज हमें देखने को मिलेगी। आपने भिंडी देखी होगा ना, तो भिंडी को देखो जरा, ऐसे भिंडी की कहानी इस तरीके से, ऐसे। अब आप देखो, ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4 और 5 है ना, तो इन्हीं कहेंगे अपन युक्तांडपी, जुड़ी हुई है आपस में। क्लियर। भिंडी का मतलब आपकी मालवेसी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें जो कार्पल की ये जो चैम्बर आप फ्रूट में देख रहे हो, इन्हें गिनकर आप कार्पल की संख्या ज्ञात कर सकते हो। फलों में कक्ष की संख्या द्वारा कार्पल की संख्या, कार्पल मतलब अंडाशय की संख्या ज्ञात हो सकती है। कैलकुलेट, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसे 5 हैं ये, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटाकार्पलरी है। कैसी है, पेंटाकार्प, 5 पंचंडपी। अगली कहानी है वो व्युक्तांडपी। कौन, व्युक्तांडपी। नेक्स्ट हेडिंग इज व्युक्तांडपी। व्युक्तांडपी means what? Apocarpus ovary, ovary, अंडाशय। ठीक, इसकी कहानी क्या है, इसमें डायग्राम ये आप बड़े आराम से देख सकते हो। आंकड़े के अंदर, आंकड़े के फूल को सावधानी से तोड़ना, उसमें आप ये पाओगे, आंकड़े में आपको इस तरीके से ये चीज दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, तो ये अलग अलग है, इसको कहते हैं स्वतंत्र अंडपी या व्युक्तांडपी। जब एक से अधिक अंडाशय एक ही पुष्पासन पर अलग अलग स्थित होते हैं। ठीक, उदाहरण के नाम पर क्या, देखो, एक तो है कमल और एक है गुलाब। कमल, लोटस, गुलाब, और याद करो ये कौन है, आक, कैलोट्रोपिस। ठीक, कौन हो गया, आक। क्लियर, तो आक ले लो।
कैलाट्रोपस, ठीक, पूरा नाम प्रोसेरा। और एक होता है मिचेलिया, जिसे चंपा कहते हैं, चंपा, मिचेलिया। ये आपके उसमें मिचेलिया, ये चंपा, ये आपके 12th की एनसीईआरटी में एम्ब्रियोलॉजी में दी गई है ना, हरे रंग की। तो आप उसे वहां से एक बार देख सकते हो। एग्रीगेट फलों का निर्माण इन्हीं से होता है, पुंज पुष्प से, ठीक। तो ये थी कुछ गायनोसियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे इसका प्लासेंटेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।